दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी आज की कहानी है माँ बाप की सेवा। अजी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लेकर आए हैं, लोग क्या कहेंगे? बूढ़ा बूढ़ी होकर इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, वह भी महंगे रेस्टोरेंट में। अरे प्रियंका, आज हमारी शादी की सालगिरह है, वह भी 50 के। तो इतना तो हक बनता है कि मैं तुझे खुशी दे सकूं। जवानी तो अपने माता पिता की सेवा में और उनकी लंबी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। उन्हीं की दवा दारू अस्पताल में खर्च हो जाते थे, पर आज तो थोड़ा बहुत बचा खुचा है, उसमें तुम्हें यह छोटी खुशी दे सकता हूँ ना। अब हमारा बेटा भी तो बड़ा हो गया है, तो हमें किस बात की चिंता? वह भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तभी किशोर जी अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए केक ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में केक काट के सब वेटर लोगों को खिलाते हैं और सबसे कहते हैं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। प्रियंका जी तो शर्म से लाल पीली हो गई और बोली, छोड़िए जी, यह सब क्या है, और अब बहुत हो गया, चलिए घर चलते हैं। किशोर जी गुनगुनाते हैं, वो मेरी जोहर अजबी, तुझे मालूम नहीं। फिर अपने पत्नी के हाथों में हाथ डालते हुए एक ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंचते हैं। इस समय कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और लाइट भी जल रही है, जबकि इस समय घर में कोई नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया था। किशोर जी देखते हैं कि उनके घर में 2-4 गुंडे घुस गए हैं और दरवाज़ा तोड़ दिया है। प्रियंका जी घबराते हुए बोलती हैं, भाई साहब, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में इस तरह से आप क्यों घुस आए? आप लोग निकलते हैं कि पुलिस को बुलाऊं? विकास हंसते हुए कहता है, यह आपका घर नहीं, हमारा घर है। यह देखिए, इस घर के कागजात, इस घर के मालिक ने यह घर हमको बेचा है। किशोर जी कहते हैं, मैंने यह घर कब तुझको बेचा? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? और यह सब क्या लगा रखा है? मेरा घर, मेरा घर, यह हमारा घर है। विकास कहता है, हम गुंडे नहीं हैं, मेरा नाम विकास है और यह घर आपके बेटे ने मुझे बेचा है। यह देखिए, इस घर के कागजात पर मेरे साइन हैं। मैंने उसे पूरे 50 लाख दिए हैं इस घर के, तो इसलिए आप लोग इस घर से निकलिए। उन दोनों को धक्के मार कर निकाल देता है। किशोर जी और प्रियंका जी दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं कि यह क्या हो रहा है। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कब उनका बेटा यह घर बेचकर विदेश को चला गया। सुनो बेटा, हमारी बात तो सुनो, हम इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के एक कमरे में हमें पड़े रहने दो। चाहे तो हमसे कुछ काम ले लो, मजदूरी करवा लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब तो काफ़ी रात हो गई है। तो विकास बोला, मैं यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला है कि मैं सब गरीबों को मुफ्त में रहने दूँ। मेरा भी परिवार है और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकलिए। और आपके बेटे ने आपके साथ जो किया वह तो मुझे नहीं पता, पर मेरा घर मुझे खाली चाहिए। और उनके सामान निकाल कर फेंकने लगते हैं। किशोर जी अंदर जाकर अपनी तिजोरी खोलते हैं तो उनकी तिजोरी तो एकदम खाली थी, कोई भी कैश सोना चांदी नहीं था, सब कुछ लुट गया था। वह तो अपना छाती पीटने लगे, प्रियंका, हम तो लुट गए, यह क्या दिन दिखा दिया हमारा बेटा, और वह कहाँ है? उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। अरे, वह तो हमें लूट कर भाग गया। हमारे बेटा होने का कर्तव्य क्या अच्छे से निभाया है? प्रियंका, हमको बेगाना कर गया, हमारे बेटे ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा मत बोलिए जी, सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका जी ने कहा। दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में बैठ गए और सोच में पड़ गए कि कहाँ जाएं। रात काफ़ी हो गई थी। दोनों ने अपने घर के दरवाजे के पास ही डेरा डाल दिया और सुबह हुई तो सोचा शायद
घर के मालिक को हम पर तरस आ जाए और वह हमें हमारे घर में रहने दें। विकास ने कुछ आदमियों को भेजकर वहां से रफा दफा करवा दिया तो वह सोचने लगे कि अब हम कहाँ जाएं। प्रियंका जी ने कहा, इस शहर में हमारा तो कोई नहीं है, हम किसके घर जाएं। किशोर जी बोले, प्रियंका तू चिंता मत कर, हम कहीं ना कहीं अपना ठिकाना जरूर बना लेंगे। तभी किशोर जी बोले, प्रियंका मेरा इस शहर में सिर्फ एक दोस्त है, शायद वह हमारी मुसीबत की घड़ी में काम आ जाए। चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। वह अपने दोस्त दीनानाथ जी के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। उनका बेटा आता है और कहता है, आप लोगों को किससे मिलना है। अंदर से खूब रोने धोने की आवाज आती है। किशोर जी रोने की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। किशोर जी कहते हैं, दीनानाथ कहाँ हैं बेटा, हमें दीनानाथ से मिलना है। अंकल जी अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बस हम अभी ही उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर किशोर जी खूब रोने लगे और अपने दोस्त की बॉडी से लिपट कर रो रहे थे कि तू भी चला गया, तू तो कहता था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, पर आज तू तो उठ भी नहीं पा रहा है। दोस्त दीनानाथ जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद जब किशोर जी और प्रियंका जी उनके घर से वापस जाने लगे तो उनका बेटा पंकज बोला, अंकल जी आपको कोई परेशानी है क्या। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। और वह उनके घर से वापस जाने लगते हैं। पंकज बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा समझिए पिताजी। पिताजी नहीं हैं तो भी आपका इस घर में अभी भी उतना ही हक है जो पहले हुआ करता था। बताइए अंकल जी, मुझे अपना बेटा समझिए। बेटा शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा मैं यह दीनानाथ से कुछ मदद मांगने आया था क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा घर बेच दिया और हम बेघर हो गए। सोचा था दीनानाथ जी कुछ मदद कर देगा, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। आप इसे अपना घर समझिए। आप हमारे घर में रह सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा सगा बेटा तो अपना नहीं निकला, पर तुमने जिस अपनेपन से मुझसे बात की है यही बहुत है। बस रहने के लिए छत मिल जाए, बाकी मैं अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर लूँगा। आप एक तरफ बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ आप हमें पराया कर रहे हैं। अंकल जी पीछे का गेस्ट रूम खाली है, आप चाहें तो वहाँ रह सकते हैं। किशोर जी और प्रियंका जी अपने सारे सामान लेकर गेस्ट रूम में रख देते हैं। पंकज कहता है, अंकल जी जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, नया काम नहीं ढूंढ लेते, आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में कोई काम करता है, बुढ़ापे में तो बेटे का फर्ज होता है अपने माँ बाप का ध्यान रखें। पर कोई बात नहीं अंकल जी, आप इसे अपना घर समझिए। अब चलिए आप कुछ खा लीजिए। प्लीज़ अंकल जी, आपसे मुझे अपने पिता की छवि नज़र आती हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अपने खोए पिता को वापस पा लिया। चलिए अंकल जी आप लोग खाना खा लीजिए, कब से भूखे बैठे हैं। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं खा लेता हूँ, पर मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। पंकज ने कहा, अंकल जी मैं समझता हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है। आपके बेटे ने जो जख्म दिए हैं इतना जल्दी नहीं भरा जा सकता। सुमन जल्दी से अंकल आंटी के लिए खाना लगाओ। सुनिए 1 मिनट इधर तो आइए। आप भी कैसे भीख मांगे लोगों को घर में बुला लेते हैं, मुझे खुद का खाना तो नहीं बनाया जाता। अब इन दोनों बूढ़े के लिए खाना बनाऊं? अभी तो सारे मेहमान गए भी नहीं, अब उनकी खातिरदारी करो कि उनकी करूं? क्या घर में अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम खोल रखा है जो मैं किसी भी आए गए को खाना खिलाती रहूं?
सुमन, तुम्हें शर्म लिहाज की कोई चीज़ है या नहीं? यह पिताजी के दोस्त हैं। अरे, पर हमने कभी देखा ही नहीं। हम यहाँ रहते कहाँ थे? अभी तो 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो हम कैसे जानेंगे? बेचारे अंकल जी बहुत परेशान हैं। उनके बेटे ने उनके घर उनसे छीन लिया है, बेच कर कहीं लापता हो गया है। ना जाने कैसे कलयुग के बेटे होने लगे हैं। मुझे तो ये सोच कर ही डर लग रहा है। आपको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। कोई भी है कुछ भी दुख भरी बातें सुनाए और आप यकीन कर लेते हैं। मुझसे काम नहीं होगा, मैं नहीं बनाने वाली खाना। कभी आपने एक चम्मच भी इधर से उधर उठाया है? बस ऑर्डर मार देते हूँ। तो मुझे खाना बनाने के लिए मैं कोई कोल्हू का बैल हूँ क्या? जब बने मुझसे आप हुक्म चलाने लग जाते हैं। क्या ज़रूरत है श्रवण कुमार बनने की? अभी तो बुढ़े से छुटकारा पाया ही था। सुमन इतना कहते ही पंकज उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। सुमन इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी कि कमरे में बैठे किशोर जी और उनकी पत्नी सुन लेती हैं। बिना कुछ कहे वह वहाँ से चुपचाप उनके घर से निकल जाते हैं। पंकज गेस्ट रूम में जाता है तो किशोर भी जी वहाँ पर नहीं थे। पंकज दौड़कर बाहर जाता है और चिल्लाता है, अंकल जी 1 मिनट सुनिए। तो अंकल आंटी के कदमों में गिर जाता है। अंकल जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी एक दोस्त की कपड़े की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप वहाँ चाहे तो नौकरी कर सकते हैं और आपके खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और आप किराए पर घर लेकर रह सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम यह काम कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। पंकज अपने दोस्त के पिता से उसके दुकान में नौकरी की बात करता है। पर अंकल जी, उनका दुकान शहर से थोड़ी दूर है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं बेटा, जब जिंदगी ने यह दिन दिखाया है तो इस शहर को लेकर मैं क्या करूँगा। अब तो इस शहर में रहने का मन नहीं करता। पंकज उन्हें उस दुकान की एड्रेस दे देता है। किशोर जी को कपड़े की दुकान में काम मिल जाता है। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके सब ग्राहक का दिल जीत लेते हैं। जो भी कपड़ा खरीदने आता कस्टमर को बड़े प्यार से दिखा दें और उनके बात करने का ढंग इतना अच्छा था कि कस्टमर उनसे खूब इम्प्रेस हो जाते और हाथों हाथ उनके कपड़े बिक जाते। ऐसा होना क्यों? अपने समय के किशोर जी एक अच्छे अध्यापक थे और बच्चों को इतने प्यार से अच्छे से कोई चीज़ समझाते थे कि बच्चे बहुत जल्दी सब समझ जाते थे। आज उनकी समझदारी बिजनेस में भी कमाल कर रही थी। दुकान की सेल बढ़ने लगी। दुकानदार के मालिक गोपाल जी उनसे बहुत खुश थे और प्रियंका जी किराए के घर में रहती, खाना बनाती, घर का सारा काम बखूबी करती और जब टिफिन देने किशोर जी को दुकान में आती तो भी वह कपड़े बेचने लग जाती, अपने पति के काम में मदद करती। किशोर जी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे कि एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और किशोर जी कपड़े उतारने दौड़े दौड़े छत की तरफ भागे कि उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिर गया। उन्हें चोट बहुत आई और उनके पैर का हड्डी फ्रैक्चर हो गया। भागा दौड़ी में प्रियंका जी ने किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और जो भी थोड़े बहुत पैसे उन्होंने जुटाए थे सब इलाज में खर्च हो गए। दाने दाने को मोहताज हो गए। प्रियंका जी रोती बिलखती, भगवान यह कौन सी मुसीबत आन पड़ी? हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं? किसी तरह हम संभले थे और आज फिर से हम वहीं पहुंच गए। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाया। प्रियंका जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने मकान मालिक खड़ा था और कहता है, प्रियंका जी आज याद दिला दो आपका किराया।
2 महीने से बकाया है, कृपया करके मेरा किराया दे दीजिए। प्रियंका जी कहती हैं, मालिक सिर्फ हमें कुछ दिनों का मोहलत दे दीजिए। इनको बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन मकान मालिक कहता है, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो हम आपके सामान को घर से बाहर कर देंगे। किशोर जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपने लाचारी जिंदगी से उबर गए थे। बेचारी प्रियंका के लिए क्या क्या संभालेगी, उनका कोई सहारा नहीं था। प्रियंका जी ने गोपाल जी की दुकान में काम करने का सोचा और अपने पति का सारा काम करके खाना बनाकर खिला कर जाती और दुकान में पूरा दिन काम करती। अपने नसीब को खूब कोसती, भगवान ऐसी औलाद देने से अच्छा कि औलाद ही ना दी होती। हम सड़क पर भिखारी की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं, पर आती तो वापस बर्तन धोती और खाना बनाने में जुट जाती। घर और बाहर दोनों संभालते प्रियंका जी थक जाती, पर चेहरे पर कभी सिकन न आने देती कि कभी किशोर जी उनको कमजोर पड़ने देख दुखी ना हो जाएं। किशोर जी प्रियंका जी पर बड़ा तरस आता कि बुढ़ापे में कितना काम करना पड़ रहा है और मैं यहाँ पर हाथ पर तुड़वा कर बिस्तर पर पड़ा हूँ, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रियंका जी ने गोपाल जी से थोड़े पैसे की मदद ली और मकान मालिक को किराया भर दिया। एक दिन वह गोपाल जी के कारीगरों को डिज़ाइन बता रही थी कि कस्टमर को उनके डिज़ाइन बड़े पसंद आए। प्रियंका जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें सिलाई कढ़ाई और कपड़े की डिज़ाइन बनाने का बहुत शौक था। उन्हें डिज़ाइनिंग का जितना ज्ञान था वहाँ के कारीगरों को देने लगी और कारीगर उनके मुताबिक कपड़े बनाने लगे। उनके डिज़ाइन कस्टमर को पसंद आने लगे और उनके दुकान में बने कपड़े बिक भी जाते। गोपाल जी के दुकान को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। मालिक यह देखकर बड़ा खुश हुआ। धीरे धीरे मालिक ने अपने कपड़े को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। मालिक ने एक लड़का रख लिया जो घर घर जाकर सारा कपड़ा डिलीवर करता। गोपाल गवर्नमेंट्स के कपड़े दूसरे शहर में भी बिकने लगे। गोपाल जी अपनी दुकान की तरक्की देखकर बड़े खुश थे। छोटा सा दुकान से कब इतना बड़ा शोरूम बन गया, मालिक को पता ही नहीं चला। उन्होंने प्रियंका जी की फीस डबल कर दी। इधर किशोर जी भी अब अपने पैर पर खड़े हो चुके थे, वह चल फिर सकते थे। एक दिन उनके दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया शादी के कपड़े बनवाने का। घर के सारे सदस्य उनके ही दुकान से ऑर्डर देकर गए थे और समय पर कपड़ा पहुंचाने को बोल गए थे। दुल्हन के लिए लहंगा और दूल्हे के लिए शेरवानी और सब सदस्यों के लिए डिज़ाइनर साड़ी का ऑर्डर आया था। सारे काम समय पर हो गए थे और डिलीवरी भी हो चुकी थी। बस दूल्हे का कपड़ा रुका हुआ था क्योंकि उसे दिन डिलीवरी बॉय समय पर नहीं आ सका क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। अब गोपाल जी सोच में पड़ गए कि दुकान बंद होने को है और दूल्हे का कपड़ा अभी तक नहीं पहुंच पाया और सारे उनके स्टाफ मेंबर अपने घर चले गए थे। लेकिन उनके दुकान के पास ही किशोर जी और प्रियंका जी का घर था। तो गोपाल जी ने किशोर जी को फ़ोन करके बुलाया और कहा, इस पते पर दूल्हे का कपड़ा पहुंचा दो। आज डिलीवरी बॉय नहीं आ पाया। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो किशोर जी बोले, नहीं मालिक, किसी के लिए यह बहुत खास दिन है, ज़रूर पहुंचाऊंगा और यह तो हमारे घर से बहुत दूर भी नहीं है। डिलीवरी बॉय बनकर किशोर जी जब पहुंचे पार्सल लेकर शादी के मंडप में, तो वहां जो देखा उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां का नज़ारा देखा तो वहीं पर धाम से गिर गए। और क्या है, किसकी शादी है, कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया।
एड्रेस तो सही था, पर सामने उनका बेटा मनोज खड़ा था। अपने बेटे से कुदरत इस तरह से आमना सामना कराएगी, इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। उनकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। न वह हंस पा रहे थे और न रो पा रहे थे। मनोज नौकरों पर खूब जानवरों की तरह चिल्ला रहा था कि कैसे शादी होगी। अभी तक मेरा शेरवानी समय पर नहीं आया। तुम्हें पता है ना मैं किसका दामाद बनने वाला हूँ। अगर तुम लोगों की शिकायत कर दी तो तुम्हारी काम से छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं छोटे मालिक, वह क्या है ना, हमने फ़ोन करके पता किया है, अभी आपका शेरवानी आता होगा। मालिक से कोई शिकायत मत करिएगा। नौकर उनके पैरों में गिर गए तो मनोज ने पैरों से धक्का मार कर उन्हें भगा दिया। चल हट यहाँ से, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ, मेरा मूड और ख़राब मत कर। शादी जिस होटल में था उसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों थे। मनोज अपने कमरे में था और दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। किशोर जी ने सोचा, पता नहीं किसी मासूम लड़की की यह जिंदगी बर्बाद करने चला है। पहले मेरी दुनिया तबाह कर दिया, मुझे सड़क पर ला दिया। पता नहीं अब किसको खैर। अब शेरवानी लाया हूँ तो देकर ही जाऊँगा। वह अपने बेटे के पास गए और बोले, मनोज। अपने पिता को सामने खड़ा देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे आप भिखारी बनकर मेरे शादी में क्यों आए हैं? चले जाइए यहाँ से, नहीं तो अगर मालिक को पता चल गया कि मैं आप जैसे दो कौड़ी सड़क छाप का बेटा हूँ जो घर घर जाकर डिलीवरी पहुँचाने का काम करता है, तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देंगे और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा सुनो, अब आए हैं तो एक रस्म अदा करके जाइए, मुझे यह शेरवानी पहना दीजिए। किशोर जी अपने बेटे को शेरवानी पहनाते हैं। फिटिंग तो सही है, और सुनो, वहाँ पर मेरा जूता पड़ा है, वह भी मुझे पहना दो। किशोर जी अपने बेटे को देखते रह गए। मनोज बोला, आप मुझे इस तरह से मत घूरो, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। तुम जैसे भिखारी पिता को तो मैं इस समय त्याग दिया। किशोर जी बोले, तूने मेरे घर को गिरवी रह कर मुझसे कहा कि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और तूने मेरे घर को बेच दिया। बूढ़े में तेरी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना चाहता था और ऐसे रोज़ रोज़ की तकलीफ़ें मुझे पसंद नहीं थी। जब बिना काम किए बिना मेहनत किया मैं अमीर बन सकता हूँ तो मैं काम क्यों करूँ। दरअसल किशोर जी अपने समय में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और अपना जीवन बहुत तकलीफ़ों से संघर्षपूर्ण बिताया था। जो थोड़ा बहुत भी कमाते थे वह उनके माता पिता की बीमारी में खर्च हो जाता था। किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को घसीटते घसीटते आगे बढ़ाया। मनोज बचपन से ही लालची, धोखाधड़ी प्रवृत्ति का इंसान था। वह जल्दी से जल्दी शॉर्टकट अपना कर अमीर होना चाहता था, क्योंकि बचपन से उसने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया। जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह बुरी संगत में फंस गया और चोरी, धोखाधड़ी, यह सब उनका करना उसकी आदत बन गया। और एक दिन अपने पिता को भी उसने अपने झांसे में फंसा लिया और पिता के घर के कागजात लेकर बोला, मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और आपके घर को बैंक में गिरवी रख कर लोन लेना चाहता हूँ। इस कागजात पर साइन कर दो। किशोर जी उसके झांसे में आ गए और मनोज ने घर चोरी से बेच दिया और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। पर किस्मत से उसने उसके साथ वही दोहराया जो उसने अपने पिता के साथ किया। उसने अपने पिता के संग धोखाधड़ी की और मनोज के दोस्त उसी की तरह थे। उन्होंने उनका पैसा मार लिया, क्योंकि मनोज ने बहुत बार धोखे से उनके पैसों को हड़पा था। अब मनोज का वापस घर जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पिता तो वैसे भी दिवालिया हो चुके थे। मनोज उन्हें बर्बाद कर चुका था।
तो वह एक नए शिकार को फंसाने के चक्कर में पड़ गया। वह शहर के किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। मनोज चिल्लाते हुए बोला, अपने पिता से बोला, मेरा जूता तो पहना। किशोर जी जूता पहनाने लगे तो मनोज ने जानबूझकर अपने ही जूते पर कॉफी गिरा दिया। फिर बोला, बूढ़े तुझे दिखाई नहीं देता मेरा जूता गंदा हो गया है, उधर कपड़ा पड़ा है, जाकर ला और साफ कर। किशोर जी अपने बेटे के सारे बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि वह शादी में कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। जूता साफ करने के लिए कपड़ा लेने जाते हैं। उधर प्रियंका जी सोचने लगी, इतनी रात हो गई है, किशोर जी अभी तक नहीं आए। तो वह तेज कदमों से दुकान पहुंचती है तो गोपाल जी ने बताया कि वह शेरवानी के डिलीवरी करने गए हैं। प्रियंका जी वहां पहुंच जाती हैं, क्योंकि शादी का वेन्यू उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। प्रियंका जी वहां पहुंचकर देखती हैं दूल्हा कोई और नहीं उनका बेटा है। वह तो आश्चर्य से देखते ही रह जाती हैं। अपने बेटे को दूल्हे के रूप में वह सोचती हैं, लगता है किशोर जी इसलिए घर नहीं आए क्योंकि मनोज की शादी हो रही है। वह किशोर जी के पास गई, यह सब क्या हो रहा है जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आप यहाँ अभी तक रुके हैं इस नालायक की शादी में। प्रियंका तुम देखो, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। जिस बेटे ने हमें रुलाया कर तड़पाया, दर दर की ठोकरें खिलाई, अब देखो मैं कैसे उसको छठी का दूध याद दिलाता हूँ। इधर पिंकी फेरों के लिए दुल्हन बनी मंडप में पहुंच चुकी थी। फेरे जैसे ही शुरू हुए, किशोर जी ने कैमरामैन को इशारा किया। कैमरामैन जो कि शादी की रस्मों की फिल्म बना रहा था। किशोर जी और मनोज के बीच जो कुछ भी बातचीत हुआ, कैमरामैन सब कैद कर लिया और मनोज की सारी सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। मनोज और किशोर जी की वीडियो टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें मनोज कबूल कर रहा था कि कैसे वह पिंकी को अपने प्यार के झांसे में फंसाया। उसे काली कलूटी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता। मैं भी उससे प्यार नहीं करता, बस उससे शादी कर रहा हूँ तो उसके दौलत को पाने के चक्कर में, नहीं तो मेरे जैसा स्मार्ट लड़का तो उसकी तरफ ताके भी ना। पिताजी, पिंकी मेरी बॉस की इकलौती बेटी है और कंपनी की आधी मालकिन है। पिंकी को जब पता चला मनोज की मंशा की वह उससे प्यार नहीं करता, झूठा नाटक कर रहा था, प्यार की उसके धन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, सातवां फेरा पूरा होने से पहले ही पिंकी गठबंधन में आग लगा देती है और मनोज के गाल में एक तमाचा लगाती है। वह ज्वालामुखी की तरह धड़कने लगी। मनोज कहने लगा, यह सब झूठ है, यह बुढ़ा मेरा पिता नहीं है, झूठ बोल रहा है। तभी वहां उपस्थित सभी मेहमान उसके गालों पर तमाचा जड़ने लगते हैं। मनोज के पसीने छूट जाते हैं। किशोर जी आगे आते हैं और पिंकी से कहते हैं, बेटी मैं फेरों से पहले ही तुम्हारे कमरे में आया था ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। यह नालायक कितना नीचे गिर चुका है, जब इसने अपने सगे माँ बाप को ही नहीं छोड़ा, सड़क पर ला दिया तो तू क्या चीज है, पैसा ही इसके लिए सब कुछ है। लेकिन तुम मंडप में आ चुकी थी। मनोज कहता है, पिंकी तुम इस धोखेबाज इंसान पर विश्वास मत करना, यह झूठ बोल रहा है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। पिंकी कहती है, किशोर सर झूठ नहीं बोल रहे हैं सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी विद्यार्थी रह चुकी हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे स्कूल में थे और मैं आपको देखते ही पहचान गई कि आप मेरे वही अध्यापक हैं जिससे मैं बहुत प्रभावित थी। अपने स्कूल में मुझे पढ़ाया, आज आपके दिए हुए संस्कार के बल पर मैं इतनी काबिल बन पाई हूँ, मैं अपनी जिंदगी में नाम कमा पाई हूँ। सर आपको याद नहीं, जब स्कूल के सारे विद्यार्थी मुझे ऐसे
रंग रूप को लेकर मेरा हंसी मजाक उड़ाते थे, तो आप ही ने मुझे सिखाया असली सुंदरता मन की होती है। अपने आप को इस काबिल बना कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता उसके आगे फीकी पड़ने लगे। किशोर जी को कुछ कुछ याद आने लगा। किशोर जी बोलते हैं, मेरा बेटा मेरे दिए हुए संस्कारों को नहीं सीखा, उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, पर तूने मेरा नाम को रोशन किया, एक टीचर की इज्जत की लाज रखी। बेटी तू खुश रहो। उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। किशोर जी वहाँ पर उपस्थित सब मेहमानों से अपने बेटे के किए की माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद पिंकी ने मनोज को ठगी फरेब के आरोप में जेल भिजवा दिया और मनोज से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह तुम्हारे ससुराल भेज रही हूँ, अब वहीं जेल में सुहागरात मनाना। मनोज किशोर जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। पिताजी, मुझ जैसे नालायक बेटे को माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। किशोर जी और प्रियंका जी उसको तो कब से अपने दिल से दिमाग से निकाल चुके थे। किशोर जी और प्रियंका जी अपने घर लौट आए और प्रियंका जी की काबिलियत रंग लाई। वह तरक्की करती गई और आज उनके पास एक अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ है। वह ज़रूरतमंदों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं। यही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया है, क्योंकि किशोर जी कभी पैसों के पीछे नहीं भागे ही नहीं, हमेशा सादगी भरा जीवन ही व्यतीत किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे नालायक बेटे जो अपने पिता को ही सड़क पर ला दिया, उसको माफ़ करना चाहिए या किशोर जी को, या नहीं? कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आपको मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।